Hello everyone, this is Amar Jaiswal and I welcome you everyone to my channel Maths by Amar Anand. So guys, आज के इस वीडियो में मैं जो है ये डिस्कस करूंगा अभी कि IBACIO का जो है 2021 में एक पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं वो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग अगर इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो तो आप लोग को देखना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कहा क्या गया है। उस शंकु शंकु जो होता है मेरा एक कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, उस शंकु का वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कर्व सरफेस एरिया, जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या 3 और 4 है। देखो ऊंचाई क्या दिया हुआ है भाई? 3 दिया हुआ है। सॉरी यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? मैं यहाँ बनाता हूँ। ऊंचाई हमारा जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है और त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई लंब वृत्तीय शंकु होता है तो यहाँ पे एंगल कितना होता है? 90 है। तो अगर 90 है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका एक साइड 3 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा क्या होगा? 5। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। मतलब हमारा लेटरल सरफेस एरिया जो हो गया वो क्या हो गया? 5 हो गया। एच जो दिया है 3 दिया हुआ है और आर क्या है हमारा? 4 है। तो टी एस एल एस ए जो होता है वो क्या होता है बताइए? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7। आर आर हमारा कितना दिया हुआ है? देखो 4 दिया हुआ है। एंड एल एल हमारा क्या दिया हुआ है? 5। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 22 5 जो कितना होता है? 110। 110 4 जो कितना होता है? 440। कितना हो जाएगा? 440/7। अगर इसको कैंसिल करेंगे, 7 6 के 42, 2 20 हुआ ना, 7 तिहाई केस, मतलब एक ज्यादा है। 62.9 समथिंग आएगा, लेकिन लगभग में पूछा गया है तो लगभग कितना आंसर होगा? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है रीना एक कार्य को 6 दिनों में करती है। यहाँ है रीना, ये काम को कितने दिन में कर रही है? 6 दिनों में। ठीक है, जबकि सीमा सीमा उसी काम को कितने दिनों में कर रही है? 9 दिनों में कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य समाप्त करने में कितने दिन? बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 और 6 का एलसीएम देखा जाए तो 18। रीना का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। और सीमा का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल टाइम कितना लगेंगे? 18/3 + 2 कितना हो गया? 5। 5 3 जा 15 और 15 और 3 बच जाएगा 30। 5 के 30, 3.6 डेज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये। इसमें मेरे ख्याल से 1 से 2 क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी है। देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। कह रहा देखो राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है। यहाँ ले लो राम, सॉरी यहाँ ले लो राम आप, और यहाँ ले लो श्याम। तो राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम का हम लोग 100 अगर मानेंगे तो फिर राम का वेतन कितना होगा? 120 होगा, राइट? तो पूछ रहा है श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखो 0 0 कट जाएगा। अब श्याम का वेतन राम से कितना कम है? 2 कम है। कंपेयर किससे किया जा रहा है? राम के वेतन से कितना कम है। तो राम का वेतन यहाँ क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। तो 2/12 इंटू 100, मतलब ये हो गया 100/6। तो 16 इंटीजर, 16 × 6 = 96, 400 इतना प्रतिशत हो जाएगा। इसको 2 तिहाई काट दो, 16.2/3। 16.2/3 हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ए बी और सी एक साझेदारी शुरू करते हैं। ठीक है, देखो 3 पार्टनर है, ए बी और सी। वो 45,000 रुपया, देखो 45,000 है ना, तो इसको हम लोग 45 ही लिखेंगे। ठीक है, इसको 36 ही लिखो, इसको 54 ही लिखो, और भी इसको इजी कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं अभी आगे। निवेश करते हैं वे क्रमशः 4 वर्ष, देखो 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। यदि लाभ में बी का हिस्सा दिया है 1800, तो कुल लाभ कितना होगा? देखो ये भी कट जाएगा। 9 के टेबल में सब आता है। 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 9 × 6 = 54। देखो हमारा प्रॉफिट जो होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे जब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो ये एक्सप्लेन कर दूंगा ये आखिर क्यों होता है। ठीक है, अभी चूंकि ये ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो अभी आप लोग डायरेक्टली देख लो। तो अगर हम लोग प्रॉफिट का रेशियो अगर फाइंड करेंगे तो 5 × 20,
यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12 और यहाँ 6 दूना 12। तो बी का हिस्सा कितना है भाई? 1800 रुपया। तो 12 का वैल्यू है 1800 रुपया, ठीक है। तो कुल लाभ कितना होगा? अगर कुल लाभ को अगर जोड़ा जाए तो ये तीनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा? देखो 12 12 24, 24 20 44, 24 20 44। तो 12 का वैल्यू है 18, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 1800/12। और 44 का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना 44। 4 से काटो, 4 से 11, 4 तिया 12। सबसे पहले 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो आंसर यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा बिना सॉल्व किए। भाई 11 आ गया ना, 11 ऊपर है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का तो मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल सिर्फ 66, ऐसे भी चेक कर सकते हो। बाकी ये तो ईजी है, 3 छुके 18, 11 छुके 66। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं का 5/6 भाग 30% लाभ पे बेचा और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा, उसका समग्र लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, एक व्यापारी ने अपनी वस्तु का 5/6 भाग, मान लो ये एक वस्तु है, इसको 2 भाग कर दिया गया। एक हो गया 5/6 भाग, दूसरा कितना हो जाएगा? 1/6 भाग। इन दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब मान लो कि क्रय मूल्य जो था ना, नीचे वाला का मल्टीपल लेना है हम लोग को। तो 6 है ना, तो यहाँ 60 मान लो आप, इजी हो जाएगा। तो अब सिर्फ क्रय मूल्य अगर निकाला जाए तो मान लो 60 रुपया का कोई सामान आया, आपने खरीदा, उसका 5/6 भाग का क्रय मूल्य आपको कितना पड़ा? 50। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस आपको कितना पड़ा? 50। और 1/6 का जो है कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा आपको? 10। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को यहाँ पे सीपी मिल गया। अब बोल रहा है 5/6 भाग को 30% लाभ पे बेचा गया। अब इसको 30% लाभ पे बेचने पे एसपी हमारा क्या हो जाएगा भाई? देखो तो 5 तिहाई 15, 15 हो गया एसपी। इसका 15 जुड़ जाएगा, 50 15 कितना हो जाएगा? 65। 65 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। और शेष भाग मतलब ये 1/6 भाग क्रय मूल्य पे बेच दिया गया, मतलब 10 रुपए में खरीदे थे, इसको 10 रुपए में बेच दिया गया। अब टोटल सीपी जो मालूम है हम लोग को वो है 60, और टोटल एसपी कितना मालूम हो गया? 65 + 10 75। अब हम लोग को पूछा गया ओवरऑल लाभ कितना हो गया, तो अब उसको काट भी सकते हैं। 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो लाभ जो हो गया हमारा 1 का हुआ। सीपी कितना है? 4 × 100%, मतलब ये कितना आ गया? 25%। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। 5/6 भाग का 30% लाभ पे बेचा गया, तो 5/6 भाग को 30% लाभ पे बेचा गया, 6 पंचे 30 मतलब 25% आंसर हो गया। क्योंकि बचे हुए शेष भाग को है ना क्रय मूल्य पे ही बेच दिया गया, उसमें ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ठीक है। तो जो भी लाभ हानि होगा इसी पार्ट पे होगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत मेरा खराब है, तो जहां भी आपको कहीं लग रहा होगा आवाज समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। अब आगे देखते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये मुझे लगा इस पूरे इसमें, तो आप लोग इसे देख के समझना कैसे इसे मैंने सॉल्व किया है। शगुन और शीतल के पास क्रम से 40 किलो और 50 किलो शगुन है, ठीक है। एक है शगुन, एक है शीतल। शगुन के पास 40 kg और सेब है, और शीतल के पास 50 kg सेब है, ठीक है। रीचा, एक रीचा है इसकी दोस्त, ठीक है। रीचा क्या करती है? रीचा ने शगुन से 30%, शगुन से 30%, तो 40 का 30%, 4 तिया 12, 4 तिया 12 kg। और शीतल से 46% से 50 का अगर 46% निकालोगे ना तो 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। 23 kg सेब किससे ले लिया? शीतल से ले लिया। किसने ले लिया? रीचा ने ले लिया। तो बोल रहा है शगुन और शीतल के पास कुल सेब का कितना प्रतिशत बचा। अब कुल सेब पहले देख लो तो कितना केजी हो गया, ये दोनों मिला के कुल सेब हो गया 90 kg। कुल सेब कितना हो गया? 90 kg। बचा कितना है? देखो 40 में से 12 अगर यहाँ ले लिए हम लोग तो कितना हो गया? 28 बचा। कितना बचा? 28 kg। और 50 में से अगर हम लोग 23 बाहर कर लिए तो कितना बच गया यहाँ पे? 7 और 27 kg। यही बचा ना भाई। ये दोनों रीचा ले लिया था, बचा ही दोनों 28 + 27, तो 20 20 40 15 55 kg बच गया। कितना केजी बच गया? 55 kg। तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 55 kg बचा कितने में से? 90 में बचा, इंटू 100 कर दो। ये 0 0 कट गया, आ, लगता है लगभग में आएगा, तो 550। अब भागा 9 कर दो भाई, नछा के 54, 10 बचा, 9 का 9,
मतलब 61 पॉइंट समथिंग प्रतिशत आएगा, तो लगभग 61% हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, इसको आप लोग को सीखना चाहिए कि कैसे बना है। अब इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस विकल्प का मान न्यूनतम है, सबसे छोटा पूछा गया, इसमें से कौन होगा। एक तरीका तो ये है कि √6 का पॉइंट में वैल्यू निकाले, √28 का पॉइंट में वैल्यू निकाले, वर्गमूल करके 18 का निकाले, फिर यहाँ 7 का निकालना पड़ेगा, तो इसमें काफी जो है ना लफड़ा आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले अगर देखो प्लस वाला रहता है उसका अलग नियम है, वो बहुत ईजी होता है, माइनस वाला में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले सबका रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे। अगर हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, आई होप आप लोग को रेशनलाइजेशन पता होगा, रेशनलाइजेशन क्या होता है, एक मैं बता देता हूँ आप लोग को। जैसे √6 माइनस √4 है, इसका अगर हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये होगा √6 प्लस √4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे √6 प्लस √4 से। इस तरह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा √6 प्लस √4। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन का अगर हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा √28 प्लस 5। तीसरा का अगर हम लोग करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन नीचे आ जाएगा √18 प्लस, इसको हम लोग √16 लिख देते हैं, ठीक है, √16 4। चौथे का अगर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन नीचे आ जाएगा √9 प्लस √7। अब देखो इससे हम लोग दो तीन ऑप्शन तो छांट सकते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े थे कि अगर जैसे कि दो फ्रैक्शन है, ठीक है, a/b और a/c, अगर दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाए, ऊपर वाला अगर सेम हो जाए, अंश अगर सेम हो जाए, तो जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा। अगर b ग्रेटर देन c होगा तो ये पूरा जो है ये छोटा हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, ये पहला ऑप्शन, तीसरा और चौथा, इन तीनों का जो न्यूमरेटर जो है वो सेम है, 2 2 2। इट मीन्स नीचे वाला जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ इजिली पता चल रहा है, देखो √6 प्लस √4 है, यहाँ √18 प्लस √16 है, यहाँ √9 प्लस √7 है। तो √18 प्लस √16 इन दोनों से क्या है, बड़ा है। इट मीन्स इन तीनों में, पहले में, तीसरे में, चौथे में, ये वाला जो पार्ट है तीसरा, ये इन दोनों से छोटा होगा। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों में, इन दोनों को कैसे सॉल्व करें। तो जब इन दोनों में ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसा केस में अगर आ जाए आप लोग के पास, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्या करोगे, क्रॉस, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या आता है, 3 इंटू, अच्छा √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 3 √2 लिख सकते हैं, और 14 को क्या लिख सकते हैं, 6। और अगर हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू √28 को क्या लिख सकते हैं, 2 √7 लिख सकते हैं, और प्लस 5। वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, 9 √2 प्लस 12। यहाँ देखो तो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, 4 √7 प्लस 10। अब दोनों का अप्रोक्सीमेशन करेंगे कितना आता है। अगर मैं यहाँ देखूँ, 9 इंटू ये होता है 1.4, मान लो 14 नंबर 126, मतलब ये 12.6 के आसपास है, प्लस 12, तो मतलब ये आ गया 24.6 आपके पास, ठीक है। √7 का मान देखो, √3 9 होता है ना, √3 अगर 9 होता है तो √7 का मान लगभग 2.8 ले लो, मान लो आप। अब प्लस 10, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 के 2 भागे 3, 4 2 8 3 11 प्लस 10, तो मतलब ये लगभग 21.2। थोड़ा 2.9 भी लो ना तो ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, राइट। अगर ये वाला पार्ट छोटा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन भी आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, लिखने का ज़्यादा आसानी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ, आप लोग कर लेना, बोर्ड मास है, काफी इजी होता है, आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। देखो ए और बी है, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 16 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क भी हम लोग क्या मान लेंगे, 16 ही मान लेंगे। तो ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया हमारा इफिशियंसी, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम। अब एक हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन ले लेते हैं, वर्क लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क लाइन।
ये टोटल वर्क हमारा कितना है 16 है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। मान लो यहाँ तक 4 दिन हो गया, कितना दिन हो गया 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम होगा भाई, एक दिन का एफिशिएंसी 1 है तो 4 दिन का एफिशिएंसी 4 हो गया। यहाँ के बाद क्या करता है, एक काम छोड़ देता है, मतलब इस बचे हुए 12 काम को कौन कर रहा है, बी। तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं। मतलब यहाँ बचा कितना काम, 12 काम। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 12 काम को करने में 24 दिन लग रहा है भाई। एक काम को करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। लगेगा कि नहीं। तो बी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, पूरा कार्य तो 16 काम को करने में कितना दिन लगेगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना है भाई 16। यहाँ पूछ रहा है बी द्वारा अकेले कार्य करने पर उसे कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 16 दूना कितना हो गया 32 दिन। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr। एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के मैंने बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, पहले ये बताओ। 2 × 22/7 r बराबर 4a। देखो 2 जब 4 और 2 से 11 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ से हम लोग का आ गया r/a बराबर क्या आ गया, यहाँ पे r/a आ गया 1/11। ठीक है। अब बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। दोनों का क्षेत्रफल निकालने में स्क्वायर जरूर आएगा, इसलिए दोनों साइड हम लोग पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने पे हम लोग के पास क्या आ गया, देखो r² / a² बराबर 1/121। अब चूंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, तो यहाँ देखो सिर्फ r², तो दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पाई को हम लोग अगर नंबर में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 121। 11 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते ऊपर नीचे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 11:70। सॉरी 11 दूना 22 ना, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात। कहीं कुछ लगता है मिस्टेक हो गया, उनको मैं ऐसे फिर से ट्राई करता हूँ। फोन क्यों आ जाता है। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr, और एक वर्ग का परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा 4a। तो यहाँ देखो 2 इंटू 22/7 r बराबर, अच्छा 4a वहाँ गलती हो गया, 7 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया। 4 से अगर मैं इसे काटूं, 22 चौके 88, 88 को 44 को 4 से काटो 11 आ जाएगा। मतलब r/a जो आ गया वो आ गया आपका 7/11। क्या आ गया 7/11। दो तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो r² / a² ये कितना आ जाएगा 49/121। ठीक है। चूंकि अब हम लोग को यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो पाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पाई से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 22/7। तो 7 सते 49, 11 दूनी 22, 11 कराए 121। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 14:11। ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो बड़ा छोटा प्रूफ सॉल्व करने का रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2 3 किसी के को पिक कर लो, ऑप्शन तो ये सही दिया हुआ है। फिर भी देखो इसको हम फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। 3 to the power 1/4 इसको लिख सकते हैं, इसको 8 to the power 1/6 लिख सकते हैं, इसको 2 to the power 1/3 लिख सकते हैं, इसको 12 to the power 1/12 लिख सकते हैं। देखो 4 6 3 12 इन सब का एलसीएम जो है ना 12 आएगा। ठीक है। तो हम लोग को सभी जगह यहाँ बेस में 12 बनाना है। 12 बनाने के नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, राइट। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो 12 है ही। यह आ गया हमारा 3 to the power 3/12, 8 to the power 2/12, 2 to the power 4/12, 12 to the power 1/12। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 to the power 1/12,
8 का स्क्वायर 1/12, 2 टू द पावर 4 1/12 और 12 टू द पावर 1/12। ये हो गया 27 टू द पावर 1/12, 64 टू द पावर 1/12, 16 टू द पावर 1/12 और 12 टू द पावर 1/12। सबसे बड़ा कौन हो गया? ये वाला पार्ट हो गया। तो ये सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 8 वाला। सबसे बड़ा 8 किसमें? इसमें है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसको छोटा थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखो जब भी ग्राफ आए तो बहुत ज्यादा पहले इसको नहीं देख के इसको पढ़ना है। रविवार को ए और बी द्वारा एक साथ बेची गई कारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। रविवार, इसमें रविवार कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या क्या, देखो यदि रविवार को ए और बी द्वारा एक साथ बेची गई कारों की संख्या शुक्रवार को ए और बी द्वारा एक साथ बेची गई कारों की तुलना में इतना प्रतिशत अधिक है, तो शुक्रवार का देखो, शुक्रवार हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है, राइट। तो शुक्रवार को ए और बी द्वारा कुल कितना बेचा गया है? देखो 96, 40 प्लस 56 कितना हो गया? 96। तो शुक्रवार को 96 बेचा गया है ना, तो संडे को निकालना है कितना बेचा गया। तो संडे को है ना, इस नंबर से कितना परसेंट ज्यादा निकालना है? 16.2/3। तो 16.2/3 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना जगह, ये 50/3% है। कितना है? 50/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/6 आएगा। अब इतना ज्यादा मतलब कह रहा है कि शुक्रवार को जितना बेचा गया था, संडे को जो बेचा गया है वो शुक्रवार से इतना परसेंट ज्यादा। इतना परसेंट ज्यादा मतलब क्या हो गया? 100% तो था ही, शुक्रवार को उससे इतना ज्यादा थे 116.2/3%। तो 116.2/3% कैसे निकलेगा? इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये हो गया 7/6। कितना हो गया? 7/6। तो अगर इसका हम लोग 7/6 करेंगे तो ये हो गया 16, 16 सते 112। काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ है बबीता और यहाँ है सुनीता। इन दोनों के आयु का वर्तमान अनुपात, वर्तमान अनुपात कितना है? 7:9। 5 वर्ष पहले, अभी से 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:2 था। कितना था? 1:2 था। बबीता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कितना। तो सबसे पहले देखो यहाँ का गैप कितना है भाई? 2 का गैप है। यहाँ का गैप कितना है? 1। पहले इसको बराबर करते हैं। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गैप अब क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम जो इसका डिफरेंस निकालेंगे, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5। चूंकि ये 5 आया और ये 5 जो है ना, यही है 5 वर्ष। तो मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो बबीता का वर्तमान आयु क्या है? बबीता का वर्तमान आयु 7 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये 7। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप लोग कर लेना, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी गलती थी मेरे ख्याल से, क्योंकि तो देखो पूछा गया है घर की तुलना में भोजन पर कितना अधिक खर्च, घर की तुलना में भोजन पर कितना अधिक खर्च होता है। तो भोजन है 120 डिग्री, भोजन कितना दिया है? 120 डिग्री। और घर पे कितना दिया है? 105 डिग्री खर्च होता है। तो तुलना में कितना ज्यादा खर्च हो रहा है? 15 डिग्री खर्च हो रहा है। तो 15 डिग्री का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे ये 8,000 दिया हुआ है। कितना दिया है? 8,000 कुल खर्च होता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 15 से अगर इसको काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, ठीक है। 15×2 = 30, 15×4 = 60। अब इसको हम लोग 8 से काटते हैं, 8 या 24, यहाँ 1,000। तो 1,000/3 मतलब 33.33 रुपीज मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है, बट ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहली 9 अभाज्य संख्या, तो पहली 9 अभाज्य संख्या क्या क्या है वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका एवरेज निकालना है। जोड़ दो, 3 2 5 5 10 7 17 17 17 10 17 से 28 28 10 38 3 41 41 10 51 7 58 58 10 68 68 9 70 70 70 20 97 30 100 100/9। तो 90, सॉरी 11.11। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज, देखो रेट दिया है 10%, यहाँ देखो क्या क्या दिया है, टाइम दिया है 3 years और अमाउंट दिया है 1331।
तो निवेश की गई राशि ज्ञात करो। देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये 1/10 आएगा, क्योंकि 3 साल के लिए ना, तो इसका क्यूब कर दो। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। तो प्रिंसिपल हम लोग मान लेंगे 1000 है अभी फिलहाल, आंसर है कि नहीं वो हम लोग को नहीं पता है, मान लेंगे, ठीक है। अब अगर पहले ईयर का देखा जाए तो पहले ईयर में कितना इसका ब्याज लगेगा, तो 1000 का 1/10 मतलब 100। दूसरे ईयर के लिए देखते हैं तो पहले 1000 का हो गया 100, फिर इस 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10। फिर तीसरे साल में इस 1000 का अगर देखा जाएगा तो 100, फिर इस 100 का अगर देखा जाए तो 10, फिर इस 100 का देखा जाए 10, फिर 10 का 1/10 कितना हो जाएगा 1। अगर ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 100 प्लस 100 प्लस, सॉरी ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 30 प्लस 1 मतलब ये 331। अगर अमाउंट को जोड़ा जाए, अमाउंट देखा जाए तो 1000 प्लस 331 मतलब 1331, और गिवन अमाउंट भी कितना है 1331 है, इसलिए हमारा प्रिंसिपल क्या होगा 1000 आंसर। बहुत लोगों को ये डायरेक्टली याद रहता है 1331 1000 अगर प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में पूछा गया है कि बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता है, स्टिल वाटर में स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों को अगर जोड़ देते हैं ना तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाता है। तो ये 12 किलोमीटर बराबर हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा हाउ मच डिस्टेंस कैन द बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर। तो डिस्टेंस बराबर होता है देखो पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है भाई। स्पीड हमारा आ गया 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारा 2.5, तो कितना हो जाएगा ये 12 25 60 की सुनना, बाकी 6 12 दूना 2430, 30 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक टंकी आमतौर पर 4 घंटे में भरी जा सकती है। देखो ये फिलर पाइप है, ये 4 घंटे में भर सकता है किसी टंकी को, ठीक है। परंतु जब टंकी नीचे से भाग से रिसाव होता है तो इसे भरने में 5 घंटे लग जाते हैं। इसमें देखो फिलर पाइप भी है प्लस लीक पाइप भी है, दोनों पाइप है, इन दोनों को मिला के 5 घंटा लग जाता है। अब दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो यहाँ 20 होगा, तो इफिशियंसी 4 पंचे 20, इसका इफिशियंसी कितना हो गया 4 का हो गया। तो अगर लीक का हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाओ, 4 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। लीक है तो वो पानी खाली कर रहा है, इसलिए इसका इफिशियंसी निगेटिव आया, ठीक है। तो बोल रहा है यदि टंकी भरी हुई हो तो यह रिसाव द्वारा कितने घंटों में खाली किया जाएगा। अगर टंकी भरी हुई तो टंकी का कैपेसिटी कितना है 20, और रिसाव करने में रिसाव जो होता है वो -1 है, तो इफिशियंसी 1 हो गया। तो पूरा खाली करने में कितना घंटा लग गया 20 घंटा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक तालिका दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2008 में संगठन आर द्वारा, वर्ष 2008 में संगठन आर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इससे जस्ट पिछले वर्ष में कितना था 84 और 2008 में 94, तो कितने की वृद्धि हुई भाई 10 की वृद्धि हुई। 10 की वृद्धि किस पे हुई 84 पे हुई, यही प्रतिशत पूछ रहा था। इसको सॉल्व कर लो आप लोग कितना आएगा, ठीक है। तो 1000 बटे 84, 84 एकम 84 6 16। अगर यहाँ पे 8 होता 168 होता तो यहाँ 2 लग जाता, लेकिन एक ही लगाएंगे 84। 10 में 4 गया 6 और 15 में 7 गया 8, पॉइंट देंगे 0 आ गया। 8 7 56 28 14 8 9 72, 11.9 के आसपास हो रहा है। तो लगभग किसके बराबर हो गया ये 12 के बराबर। ये 20 क्वेश्चन जो है मैंने मैथ्स का करा दिया। आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चंस काफी इजी है, आप लोग चाहो तो इसका फॉर्म भर सकते हो। आप लोग बिगनर्स भी भर सकते हो, आप लोग का भी उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो भर दो, एक प्रैक्टिस के लिए एग्जाम दे सकते हो आप लोग। और 2-3 मिनट टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने का, तो आप जम के तैयारी करोगे तो अच्छा तैयारी हो जाएगा। अदरवाइज जो भी रिपीटर्स हो या फिर जो भी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हो 6-7 महीने से 8 महीने से, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरो। काफ़ी अच्छा सैलरी वाला जॉब है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।